नमस्कार। जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है टारगेट एमपी पुलिस। नाम टारगेट एमपी पुलिस है तो इसका मतलब ये ही नहीं कि आपको टारगेट एमपी पुलिस ही करवा जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि पुलिस से संबंधित जितनी भी वैकेंसियां निकलती है, चाहे जेल विभाग की हो, सब इंस्पेक्टर की हो, या एनडीए से संबंधित हो, सीडीएस से संबंधित हो, फोर्स से संबंधित हो, जहां पर अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात करेंगे वहां वहां पर जहां पर मतलब साइंस सब्जेक्ट पूछा जाता है तो वहां के लिए ये एलिजिबल है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने ह्यूमन ब्लड मानव रक्त की शुरुआत की थी और यहाँ से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो या तो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं, उनकी चर्चा हमने लास्ट क्लास में की थी। और आज के इस सेशन में हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, हम बात कर रहे थे ह्यूमन ब्लड की या मानव रक्त की। ह्यूमन ब्लड की या मानव रक्त की। और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो मानव का रक्त होता है, रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को हम बोलते हैं हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। और रक्त को मापने का यंत्र क्या नाम है उसका? हीमोसाइनोमीटर। हीमोसाइनोमीटर। और जो रक्त है इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। ऐसे कुछ फैक्ट्स की बात हमने की थी। अब आगे बात करते हैं। जो रक्त होता है वह मानव के अंदर दो भागों में विभाजित होता है। और दो भाग कौन से? तो फर्स्ट इज अ सॉलिड मटेरियल, पहला है ठोस पदार्थ, और दूसरा है तरल पदार्थ। दूसरा है तरल या लिक्विड फॉर्म, तरल पदार्थ। और वापिस से नंबर सेकंड, ठीक है। उसके बाद जो ठोस पदार्थ होता है ये वापिस 3 भागों में विभाजित होता है। लेकिन उससे पहले एक फैक्ट और छूट गया है कि भाई जो कुल रक्त का 55% भाग, कुल रक्त का 55% भाग तरल फॉर्म में पाया जाता है और कुल रक्त का 45% भाग ठोस पदार्थ के रूप में पाया जाता है। 45 और 55 इक्वल टू 100। 100% अपने आप में कोई भी चीज होती है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप सभी को मालूम होगा कि 100% में से जो ये 45% ठोस भाग होता है और 55% तरल भाग होता है। और जो 45% में ये पाया जाता है, इनमें से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स या लाल रक्त कणिका। और फिर पाया जाता है इसमें डब्ल्यूबीसी, और फिर पाया जाता है इसमें प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। और जो तरल पदार्थ है इसमें पाया जाता है आपका प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? तो प्लाज्मा। अब हम बात करेंगे आरबीसी की, उसके बाद डब्ल्यूबीसी की, उसके बाद प्लेटलेट्स की। चलिए तो देखते हैं कि आरबीसी से संबंधित कौन से क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं के लिए बन सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो लिखा है आरबीसी, तो इस आर का मतलब होता है रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड
रेड ब्लड कार्पल्स, ये कार्पल्स है, ठीक है। या इस कार्पल्स को हम सेल्स भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो इसको हम बोलते हैं लाल रक्त कणिका, या फिर इसका वैज्ञानिक नाम, आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है इरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स क्यों रखा भाई नाम इसका इरिथ्रोसाइट्स? इसलिए रखा इसका नाम इरिथ्रोसाइट्स कि जो यहाँ पर इरेथ्रो, आपको जो टर्म दिख रही है ना, ये जो इरेथ्रो, इसका मतलब ही होता है लाल। जो यहाँ पर इरेथ्रो टर्म दिख रही है ना, इसका मतलब ही होता है लाल। और साइट्स का मतलब क्या होता है? तो साइट्स का मतलब होता है कोशिका। साइट्स का मतलब क्या होता है? कोशिका। तो लाल कोशिका, और किसकी लाल कोशिका? तो रक्त की लाल कोशिका। इसलिए लाल रक्त कणिकाओं को इरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। मानव रक्त में इनकी संख्या मिलियंस में पाई जाती है। क्या कहा हमने? मानव रक्त में आरबीसी की संख्या मिलियंस में पाई जाती है। और यदि मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, एक बार देख लो, कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई आरबीसी का डब्ल्यूबीसी से और डब्ल्यूबीसी का प्लेटलेट्स से अनुपात क्या है, या फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का अनुपात आपस में क्या होता है। ये इस प्रकार से होता है, ये आरबीसी, ये डब्ल्यूबीसी और ये प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इनका जो आपस में अनुपात होता है वो होता है 600 अनुपात 1 अनुपात 40। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसको पूछा गया है और बार बार रिपीट होता है। पूछ लेगा आपसे कि भाई डब्ल्यूबीसी का प्लेटलेट्स का अनुपात क्या है, तो 1 अनुपात 40। और पूछ लेगा भाई डब्ल्यूबीसी का आरबीसी से अनुपात क्या है, तो 600 अनुपात 1। या फिर हो सकता है ये तीनों पूछ ले, फिर तीनों में से कोई सा एक पूछ ले। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स किया जाता है, और आरबीसी की जो संख्या है ये 45% ठोस पार्टिकल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली संख्या है। तो हम ये बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट्स हैं, है ना। अब बात करते हैं कि भाई इस, अभी तो बताया कि भाई इरिथ्रो का मतलब होता है लाल, और साइट्स का मतलब होता है कोशिका। तो किसकी लाल रक्त कोशिका? तो रक्त की लाल रक्त कणिका, या रक्त की लाल रक्त कोशिका। और जो आरबीसी है यह रक्त में मिलियंस में पाई जाती है। जो आरबीसी है वह रक्त में मिलियन में पाई जाती है। और डब्ल्यूबीसी यह रक्त में इनकी संख्या हजारों में होती है और मिलियन में इनकी संख्या होती है। वहीं प्लेटलेट्स, डिम्बाणु या इनकी संख्या जो है, जो रक्त में 45% भाग होता है, इनमें इनकी संख्या लाखों में पाई जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है कि मानव रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है। क्या क्वेश्चन जनरेट होता है कि मानव रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है, तो वो है आरबीसी। आरबीसी मिलियंस में पाई जाती है, जो कि मानव रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है। और उसके बाद क्वेश्चन जनरेट होता है कि जो आरबीसी है, या फिर इस प्रकार से होता है कि भाई मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो कौन सी है? आरबीसी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आरबीसी। और यदि क्वेश्चन आ गया कि रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो भी आरबीसी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होगी? आरबीसी। और मैं बोल दूं कि रक्त की या मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी, तो वो है आरबीसी। और आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। अब क्वेश्चन आता है यहाँ से कि 100 ml हीमोग्लोबिन में पुरुषों में कितनी आरबीसी पाई जाती है। क्या क्वेश्चन आता है? इस प्रकार से देखिए, क्वेश्चन आता है कि 100 HB हीमोग्लोबिन में, 100 ml हीमोग्लोबिन से, 100 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन में
कितनी आरबीसी पाई जाती है पुरुषों में? पुरुषों में 100 ml हीमोग्लोबिन में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो पुरुषों में 100 ml हीमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5, पुरुषों में 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी पर 100 मिलीग्राम हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। एक बार और देखिए और ध्यान से देखिए कि 100 ml हीमोग्लोबिन में पुरुषों में आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो 100 ml हीमोग्लोबिन में पुरुषों में आरबीसी की संख्या 4.5 मिलीग्राम से 5.5 मिलीग्राम तक होती है। और यही बात करते हैं महिलाओं की, कि भाई महिलाओं में 100 ml हीमोग्लोबिन में कितनी आरबीसी पाई जाती है। क्या क्वेश्चन आता है कि महिलाओं में 100 ml हीमोग्लोबिन में 4 से 4.5 आरबीसी उपस्थित होती है। आई बात समझ में कि भाई महिलाओं की और उसमें यदि 100 ml हीमोग्लोबिन को लिया जाए तो इस 100 ml हीमोग्लोबिन में 4 से 4.5 मिलियन हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है। और यही यदि पुरुषों की बात की जाए तो 100 ml हीमोग्लोबिन में पुरुषों में 4.5 मिलियन से 5.5 आरबीसी की संख्या उपस्थित होती है। अब ये जो आरबीसी है ना, इनका जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो 120 दिनों का होता है। और ये जो आरबीसी है इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और किसी भी कोशिका के केंद्रक को हम क्या बोलते हैं? तो उस कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। किसी भी कोशिका में उसके केंद्रक को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसलिए जो आरबीसी होती है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो आरबीसी होती है वह केंद्रकहीन कोशिका है। आरबीसी केंद्रकहीन कोशिका है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आरबीसी ब्रेनलेस सेल है। ब्रेनलेस सेल क्यों? क्योंकि किसी भी कोशिका के अंदर उसका केंद्रक जो उपस्थित होता है उसको हम उसका मस्तिष्क कहते हैं। और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब आरबीसी के अंदर उसका मस्तिष्क नहीं पाया जाता। तो क्वेश्चन आता है कि स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? तो स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, अनअब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। लेकिन इसका एक अपवाद है जो कि है ऊंट, जो कि होता है ऊंट एक स्तनधारी ऊंट या लामा क्या होता है? तो ऊंट का जो छोटा बच्चा होता है उसे हम लामा कहते हैं। ऊंट या लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये इसका अपवाद है। क्वेश्चन आता है कि भाई स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो बिल्कुल पाया नहीं जाता है। स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक अपवाद है। और इसका अपवाद क्या है कि ऊंट और लामा ये दोनों स्तनधारी होने के बावजूद भी इनके इसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब बात करते हैं आगे की। अब इनका जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिनों का होता है। और आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी की मृत्यु स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली, स्प्लीन या प्लीहा या तिल्ली, ये पाई जाती है यकृत के आसपास। ये यकृत के अंदर किडनी के आसपास। भाई मैंने जो तीनों नाम लिखे ना कि आरबीसी की मृत्यु स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में हो जाती है। और ये तीनों पाया जाता है यकृत के अंदर, और यकृत के अंदर भी कहाँ पर? तो किडनी के आसपास। तो क्वेश्चन आता है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर हो जाती है? तो आरबीसी की मृत्यु स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली में हो जाती है। इसीलिए स्प्लीन, प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है।
इसीलिए स्प्लीन प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। लेकिन इसका जो निर्माण कहाँ होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि भाई जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारे आरबीसी की संख्या में कमी होती है या वृद्धि होती है, और यदि कमी होती है तो कितने प्रतिशत कमी होती है, और वृद्धि होती है तो कितने प्रतिशत वृद्धि होती है। तो जब हम पहाड़ों पर जाते हैं या जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो 10% आरबीसी की संख्या में या इरेथ्रोसाइट्स में वृद्धि होती है। हमने कहा है कि जब आप पहाड़ों पर जाएंगे तब 10% आरबीसी बढ़ जाएगी, और रात को जब आप सोते हैं, रात को जब आप सोते हैं तब 5% आरबीसी की संख्या में कमी आएगी, तब 5% आरबीसी की संख्या में कमी आएगी। और आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिनों का। आरबीसी की मृत्यु होती है स्प्लीन प्लीहा या तिल्ली में, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। और ये तीनों पाए जाते हैं यकृत में, और यकृत में भी कहाँ पर, तो किडनी के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, और आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस कौन सी है? रक्त में सर्वाधिक घुलनशील गैस कौन सी है? तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ से एक बार क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। एक बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया था जेल विभाग जेल प्रेमी परीक्षा में कि बंद कमरे में आग या अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए। तो उसका कारण ये है कि इसलिए नहीं सोना चाहिए क्योंकि बंद कमरे में आग या अंगीठी लगा